गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए थे कि फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है। दो थ्योरी था उनमें से, एक था तुम लोगों का शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, दूसरा था पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। उनमें से शुगर कंसंट्रेशन जो थ्योरी है वो आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए हम लोग के प्लस आयन मतलब पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी पढ़े थे। और भी बहुत चीज़ डिस्कशन हुआ था फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का ही जो लास्ट टॉपिक है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का दो फेज पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। दो फेज है फोटोसिंथेसिस का, दो तरीके का होता है। तो हेडिंग करो, देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का दो मेन फेज होता है, ठीक है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट, दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट। मतलब एक लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस, दूसरा लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक होगा तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। एक को बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरे को बोला जाता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है कि इसमें लाइट का ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज में फोटोसिंथेसिस में लाइट का ज़रूरत नहीं होता है। अभी तुम लोग का सिलेबस में ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, इसलिए हम लोग सिर्फ लाइट डिपेंडेंट फेज को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है ना, इसको डार्क फेज भी कहा जाता है, क्योंकि लाइट का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका दूसरा नाम डार्क फेज भी है, ठीक है। अच्छा, तो देखो लाइट डिपेंडेंट फेज में लाइट का ज़रूरत है, ठीक है। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम लोग का बुक में देखो दिया हुआ है लाइट डिपेंडेंट फेज। अपना बुक ओपन करो, देखो लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, इन दिस फेज लाइट प्लेज द की रोल। इस लाइट डिपेंडेंट फेज में लाइट ही मेन रोल प्ले करता है, लाइट की ही मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन वेरी क्विक सक्सेशन इनिशिएटेड बाय लाइट एंड देयरफॉर द फेज इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल फेज। मतलब इसका दूसरा नाम फोटोकेमिकल फेज भी है, फोटोकेमिकल फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि लाइट इसमें ज़रूरत है। लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लाइट के वजह से ही बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होता है लाइट के वजह से ही स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड्स। ये जो लाइट रिएक्शन है मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट फेज में जो फोटोकेमिकल फेज है, इसमें जो लाइट रिएक्शन होता है, जो भी रिएक्शन होता है, कहाँ पे होता है, जगह क्या है, थाइलाकॉइड्स। प्लेस कौन सी जगह में होता है ये लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट फेज का, ये थाइलाकॉइड्स में होता है। थाइलाकॉइड्स ये थाइलाकॉइड्स में होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड्स में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखना कि थाइलाकॉइड्स में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पता है, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड्स में रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। और क्योंकि थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल रहता है इसलिए लाइट रिएक्शन सब यहीं पे होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड्स रहता कहाँ है, थाइलाकॉइड्स रहता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड है जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, वहाँ पे ही ये रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, ये लाइट डिपेंडेंट फेज दो स्टेप में होता है। मतलब जो फोटोकेमिकल फेज हम लोग पढ़ेंगे अभी, लाइट डिपेंडेंट फेज जो है फोटोसिंथेसिस का, ये दो फेज में होता है, दो स्टेप में होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। पहला जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहले क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहला स्टेप में क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट होगा। मतलब ये वाला जो है, ये हम पढ़े ना कि थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल रहता है, तो ये क्लोरोफिल पहले एक्टिवेट होगा, ये पहला स्टेप है, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप क्या होगा, दो स्टेप में होता है ये लाइट डिपेंडेंट फेज फोटोकेमिकल फेज में। तो दूसरा स्टेप होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो पानी होगा वो पानी स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तुम लोग का बुक में तक दिया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, देखो लिखा हुआ है द क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स।
मतलब लाइट में जो फोटोन्स रहता है, फोटोन्स क्या है यहाँ पे, फोटोन्स तुम्हारा है लाइट एनर्जी का सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। फोटोन्स स्पेलिंग है ऐसा, फोटोन्स, फोटोन्स, ये फोटोन्स क्या है, फोटोन्स है लाइट एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। क्योंकि लाइट जब गिरता है, सनलाइट जब गिरता है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल तब एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लाइट में क्या रहता है, फोटोन्स रहता है, जो लाइट एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यही क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देगा। समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेप हो जाएगा तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा तब तुम्हारा दो नंबर स्टेप चालू होगा। स्टेप 1 में क्या हुआ था, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया था, मतलब जो लाइट एनर्जी है वो, उसमें जो फोटोन्स है उस फोटोन ने क्या किया, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में वाटर स्प्लिट हो जाएगा अभी। अच्छा, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था वही लाइट एनर्जी क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था लीफ के ऊपर, क्योंकि लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ था वही क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट कर देगा। देखो लिखा हुआ है, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट्स 2 कंपोनेंट। मतलब वाटर स्प्लिट हो जाएगा, वाटर का फॉर्मूला है H2O, वाटर स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाएगा। वाटर स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स्ट्रा निकलेगा। और ये वाटर क्यों स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइट एनर्जी ही क्या कर रहा है, वाटर को स्प्लिट कर दे रहा है, करके हाइड्रोजन में स्प्लिट करेगा, ऑक्सीजन में स्प्लिट करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेगा। इसका एक रिएक्शन है तुम्हारा, ये पानी है 2H2O। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, H+ में स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो तुम्हारा O2। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, मतलब रिएक्शन क्या हुआ, 2H2O एरो देके 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ है। तो इस एरो के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ 4 फोटोन्स, एनर्जी ऑफ 4 फोटोन्स, क्योंकि लाइट एनर्जी में क्या रहता है, ये फोटोन्स रहता है, ये फोटोन्स से मेन क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया था। तो वही फोटोन्स जो लाइट एनर्जी में रहेगा वही वाटर को स्प्लिट करेगा। और कितना फोटोन्स का ज़रूरत है वाटर को स्प्लिट करने के लिए, 4 फोटोन्स का ज़रूरत है, इसीलिए लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ 4 फोटोन्स। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलिसिस। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा, ये जो वाटर से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलिसिस। इस रिएक्शन का नाम है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्योंकि मेन यहाँ पे काम कर रहा है जो है वो लाइट है, यही मेन काम कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। क्लोरोफिल को भी एक्टिवेट किया था, अभी पानी को भी स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है फोटोलिसिस। यहाँ पे जो फोटो है, फोटो का मतलब है लाइट, और जो लिसिस है, लिसिस का मतलब है ब्रेकिंग, मतलब लाइट की वजह से ये वाटर ब्रेक हो गया है, ब्रेक होके हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीजन निकला है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकला है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलिसिस। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि फोटोलिसिस जो है ये फोटोलिसिस कहाँ पे होता है। फोटोलिसिस होता है हमेशा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्राना होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसे करके कॉइन की तरह शेप रहता है जिसको ग्राना कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ऐसे कॉइन की तरह एक शेप मिलता है जिसको ग्राना कहा जाता है, उसी ग्राना में ये फोटोलिसिस रिएक्शन होता है। तो अगर हमको पूछा जाएगा कि फोटोलिसिस कहाँ पे होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना पे, यहाँ पे फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस ऑलवेज ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखना तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, देखो, फोटोलिसिस ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट एंड इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब ये जो वाटर स्प्लिट हो गया है हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एनर्जी और बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, इसी को कहा जाता है फोटोलिसिस। ठीक है, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना में होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का तुम्हारा स्टेप 1 और स्टेप 2। दो मेन स्टेप में ये लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, मतलब फोटोकेमिकल जो फेज है ये होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अच्छा अब ये जो हम लोग फोटोलिसिस जो पढ़े थे
जो फोटोलिसिस रिएक्शन पढ़े थे, अब पूछेगा कि फोटोलिसिस रिएक्शन में हम लोगों को मिलता क्या है, मतलब एंड प्रोडक्ट, एंड रिजल्ट इन फोटोलिसिस, एंड रिजल्ट ऑफ फोटोलिसिस, end result of the product photolysis of the products of photolysis, मतलब फोटोलिसिस में हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलता है। फोटोलिसिस रिएक्शन क्या था, वो अभी बोले ना, पानी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है, उसी को फोटोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। मतलब रिएक्शन ऐसा था, पानी, यहाँ पे एनर्जी होगा, 4 फोटोन का एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इसकी फोटोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। तो इस फोटोलिसिस रिएक्शन में हम लोगों को क्या एंड प्रोडक्ट मिलता है। देखो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, 3 पॉइंट डाला है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है द हाइड्रोजन आयंस आर पिक्ड अप बाय अ कंपाउंड NADP। ये जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको NADP एक कंपाउंड है जो ले लेता है। क्या कंपाउंड, कंपाउंड है NADP। इसका फुल फॉर्म पढ़ोगे, NADP, इसका फुल फॉर्म पढ़ोगे, लिखा हुआ है बुक में। NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनाइड, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, P फॉर फॉस्फेट। पूरा नाम क्या हो गया, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड, ये जो H+ निकल रहा है, पानी को ब्रेक होके H+ जो निकल इसको ले लेता है, ले लेके कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, NADP क्या करेगा, ये H+ जो निकल रहा है इसको ले लेगा, ठीक है, H+ को ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के ये कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, NADPH, ये कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये रिएक्शन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। ये तुम्हारा पहला पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि जो हाइड्रोजन तुम्हें मिलेगा बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो H+ को NADP एक कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, लेके NADPH कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, ये पहला वाला पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। नंबर 2 पॉइंट क्या डिस्कस किया, देखो हाइड्रोजन तो मिलेगा ही बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन में भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, द ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीजन तुम्हें निकलेगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलेगा। देखो यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, O2 मतलब क्या, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। मतलब बाय द एक्शन ऑफ एनर्जी जो वाटर का जो फोटोलिसिस होगा, इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, O2 फॉर्म में मिलेगा, O फॉर्म में नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नंबर 3 देखो, मतलब तुम्हें एक प्रोडक्ट क्या मिल गया, H+ मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, जो जिसको NADP लेके NADPH कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, और एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल गया। अच्छा, नंबर 3 क्या मिलेगा, नंबर 3 देखो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द कन्वर्टिंग ADP इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ATP बाय एडिंग 1 फॉस्फेट ग्रुप P। ये जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें मिला है, ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन काम करेगा ADP को ATP में कन्वर्ट करने का। मतलब ADP ये एक एनर्जी है और ATP ये भी एक एनर्जी है, दोनों एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ADP में ADP एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा ATP एनर्जी में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेगा, ADP एनर्जी को मतलब ATP एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ADP क्या पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, पढ़ोगे बुक में लिखा हुआ है। ATP का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ADP जो एनर्जी है वो ATP एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो ही तुम्हारा एनर्जी का फॉर्म है, ADP भी ATP भी। ये ADP एनर्जी फॉर्म ATP एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और एक फॉस्फेट भी लेगा, फॉस्फेट एक ग्रुप है, वो फॉस्फेट को भी लेगा, एक फॉस्फेट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ADP और एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट का फॉर्मूला है P, ठीक है। ये ऐड होके कन्वर्ट हो जाएगा ATP, और ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन ही वही काम कर रहा है, ADP को ATP में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है फॉस्फोरिलाइलेशन। क्या बोले, ये जो प्रोसेस है ADP से ATP कन्वर्ट करना, इसका एक नाम है, इसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। स्पेलिंग क्या है, PHOSPHO, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मतलब कन्वर्शन ऑफ ADP इंटू ATP, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या एनर्जी यूज हो रहा है, ऑब्वियसली लाइट एनर्जी यूज होगा,
क्योंकि ये हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेज पढ़ रहे थे। तो एडीपी भी जो एटीपी कन्वर्ट हो रहा है किस लिए हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? लाइट एनर्जी मिला है इसलिए आया। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट एनर्जी की वजह से हो रहा है। जो फोटोन्स है लाइट एनर्जी में उसी की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि फोटो फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये जो फॉस्फोराइलेशन हम बोले, इसके आगे फोटो एक वर्ड ये भी डाला जाता है। तो टोटल नाम क्या हो गया? फोटो फॉस्फोराइलेशन। मतलब इसको तुम फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हो या फिर फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हो। ये एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। ये जो पूरा है एक सिंगल वर्ड है। फोटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट एनर्जी इन्वॉल्व है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा तुम लोग का लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है। मतलब फोटोकेमिकल फेज जो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, दूसरा स्टेप में पानी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मतलब जो डार्क फेज है वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग वो नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है, किसके वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? तो हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा? देखो, जनरली इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे 2 फैक्टर में। एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा होगा इंटरनल फैक्टर। एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है? दूसरा होगा इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारा फैक्टर्स है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होगा लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लाइट है। तो लाइट की इंटेंसिटी कितना है, मतलब कितना ब्राइट है, कितना धीमी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। दूसरा होगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, मतलब CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है ये होगा टेम्परेचर। चौथा लास्ट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर ये होगा वाटर कंटेंट, ठीक है। ये चारों फैक्टर के ऊपर, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये चारों एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा। तो इंटरनल फैक्टर्स हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर पहला है तुम्हारा लाइट इंटेंसिटी। देखो क्या लिखा हुआ है लाइट इंटेंसिटी में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तुम लोग का बुक में देखना लिखा हुआ है लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन दोनों एक साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो पहला जो पॉइंट है लाइट इंटेंसिटी और दूसरा जो पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये दोनों एक साथ बुक में देखना पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है। तो इन दोनों फैक्टर हम लोग पहले एक साथ डिस्कस करेंगे, लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है। देखो लिखा हुआ है, वन वुड इजीली थिंक दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज विद लाइट इंटेंसिटी। मतलब जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। ये जनरली होना चाहिए। कोई भी ये सोचेगा कि जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा शायद उतना ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू। कुछ हद तक ये सही है कि जितना लाइट इंटेंसिटी होगा उतना फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। लिखा हुआ है देखो, photosynthesis increases with the light intensity up to a certain limit only, and then it gets stabilized at the point S dash. But if at this point the carbon dioxide concentration is increased, the photosynthesis also increases further and again gets stabilized at the point S for the two factors together. देखो एक तुम लोग का बुक में ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को ठीक से देखना। तुम लोग का बुक में ये जो फैक्टर हम बोले लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का, ये एक तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। ये जो एक्स एक्सिस है इस तरफ इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। और इस तरफ जो है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वाई एक्सिस के बराबर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरीके का है। जितना तुम्हारा इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी लाइट का जितना बढ़ेगा उतना तुम्हारा पहले फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन कुछ हद तक बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूरा ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा देखें देखो इतना तक जितना लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा
पहले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले देखो लाइट इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का रेट उतना बढ़ेगा, उसके बाद एक सर्टेन टाइम अब जाके जितना लाइट इंटेंसिटी फिर बढ़ेगा उतना ये और बढ़ेगा नहीं, एकदम सीधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट का नाम दिए मान लो एस डैश, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दिए हम लोग एस डैश। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.02% है तो जितना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 0.02% क्रॉस हो गया तब जितना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा नहीं, एक सर्टेन टाइम अब जाके वो स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। ठीक है, वही देखो लिखा हुआ है कि जनरली होता क्या है, जितना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ता है फोटोसिंथेसिस का रेट उतना बढ़ता है, लेकिन उसका एक लिमिट है, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एक ही साथ 0.02% है तो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 0.02% से ज़्यादा हो गया तब जितना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस उतना बढ़ेगा नहीं, वो जाके एक नॉर्मल पॉइंट में स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये दो पॉइंट एक साथ दिया हुआ है कि लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा आते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो एक्सटर्नल फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? देखो लिखा हुआ है विद द रेट इन टेम्परेचर और विद द राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस राइजेस। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अच्छा, दिस राइज ऑकर्स अप टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम सुटेबल टेम्परेचर व्हेन द फोटोसिंथेसिस ऑकर्स बेस्ट, आफ्टर व्हिच द रेट फॉल्स एंड स्टॉप अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लिखा हुआ है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ लिखा हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब ये तुम्हारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस 35 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे अच्छा होगा, इसलिए इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर में जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे अच्छा होगा, इसीलिए इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब जितना टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद गिर जाएगा 30 सेंटीग्रेड, जहाँ तुम क्रॉस कर गए फिर भी तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं, अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब तुम क्रॉस कर जाओगे तब फिर से वो बढ़ने लगेगा। तो ये थोड़ा समझना होगा। क्या बोले हम कि जितना तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। उसके बाद तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस का और उतना रेट इफेक्ट नहीं होगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तुम क्रॉस कर जाओ और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा नहीं, वो गिरने लगेगा। कब तक गिरेगा? अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब क्रॉस कर जाओगे फिर बढ़ेगा। तो यह है मामला। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द राइज ऑकर्स अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर व्हिच द रेट फॉल्स एंड स्टॉप्स अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। At the uppermost limit, the enzymes are destroyed. A rise of 10 डिग्री सेंटीग्रेड up to optimum temperature doubles the rate of photosynthesis. मतलब जितना तुम टेम्परेचर क्रॉस करोगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो एंजाइम वगैरह है वो मर जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, जब तुम 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाओगे तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, पहले से दुगना हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको यही पढ़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, राइज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डबल हो जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा कि एक टेम्परेचर का नाम बताओ, एक टेम्परेचर का नाम बताओ जिस टेम्परेचर रेंज में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डबल हो जाता है। आंसर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डबल हो जाता है। मतलब अगर तुम्हारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो एक टेम्परेचर है, ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो वो रेट डबल हो जाएगा। क्योंकि देखो डिफरेंस क्या, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड में फोटोसिंथेसिस जितना होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब तुम पहुंच जाओगे वो रेट पहले से दुगना हो जाएगा। क्योंकि देखो डिफरेंस तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए कहा जाता है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल गेट डबल्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा थर्ड वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर। चौथा वाला है वाटर कंटेंट।
वाटर कंटेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? देखो लिखा हुआ है द स्कैरसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल और ड्यू टू एन एक्सेसिव लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय डिक्रीजिंग डिफ्यूजिव कैपेसिटी। मतलब अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज हो गया तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब वाटर अगर ज़्यादा मिलेगा नहीं प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा नहीं। अब वाटर क्यों मिलता नहीं है? कभी कभार वाटर जितना प्लांट को चाहिए होता है उतना मिलता नहीं है। इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न, वाटर उतना सॉइल के नीचे अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए रूट खींच नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन बहुत जल्दी होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। मतलब जो वाटर निकल रहा है प्लांट का बॉडी से, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो ट्रांसपिरेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए वाटर प्लांट में रहता नहीं है। यही दो रीज़न है। तो अगर कोई किसी रीज़न की वजह से कि वाटर प्लांट को उतना मिलेगा नहीं जितना चाहिए होगा तो फोटोसिंथेसिस उतना होगा नहीं। वाटर का अगर कैपेसिटी घट गया, वाटर कंटेंट अगर प्लांट में घट गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घट जाएगा। अगर वाटर कंटेंट अवेलेबल है या ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी उसके हिसाब से रेट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चारों एक्सटर्नल फैक्टर फोटोसिंथेसिस का। अब हम आएंगे इंटरनल फैक्टर्स में। देखो इंटरनल फैक्टर में पहला जो होगा वो होगा क्लोरोफिल। पहला जो फैक्टर है वो है क्लोरोफिल। ठीक है। पहला इंटरनल फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस वो होगा क्लोरोफिल। दूसरा इंटरनल फैक्टर दूसरा होगा प्रोटोप्लाज्म। दूसरा होगा प्रोटोप्लाज्म। तीसरा होगा लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है तो लीफ का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये तीनों ही है इंटरनल फैक्टर। देखो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इंटरनल फैक्टर। पहले आते हैं क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल तुम्हारा देखो लिखा हुआ है क्लोरोफिल में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ऑफ मिनरल्स कॉज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड हेंस द ड्रॉप ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। मतलब क्लोरोफिल जितना घट जाएगा, क्लोरोफिल का अमाउंट अगर घट गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। क्लोरोफिल का अमाउंट क्यों घट सकता है? मतलब कम क्लोरोफिल क्यों हो सकता है प्लांट में? अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो मतलब जितना मिनरल मिलना चाहिए था प्लांट को, जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था प्लांट को, उतना अगर नहीं मिलता है तो क्लोरोफिल भी उतना प्रोड्यूस नहीं होगा प्लांट में। और अगर क्लोरोफिल उतना प्रोड्यूस नहीं होता है तो वो लाइट एनर्जी को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसके वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है इंटरनल फैक्टर क्लोरोफिल। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। देखो दूसरा इंटरनल फैक्टर है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में रहता क्या है? प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन क्या है? प्रोटोप्लाज्म में क्या रहता है? शुगर रहता है, ठीक है, स्टार्च रहता है और पानी रहता है। ये है प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन। इसमें शुगर रहेगा, स्टार्च रहेगा और पानी रहेगा। अब किसी कारण के वजह से अगर मान लो प्रोटोप्लाज्म से पानी निकल रहा है, ठीक है, किसी कारण वजह से प्रोटोप्लाज्म में पानी निकल रहा है, कोई भी कारण की वजह से, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। ठीक है। पहले समझो कि प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन क्या है। प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन है शुगर है, स्टार्च है और पानी, तीनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म होता है। माने प्रोटोप्लाज्म में तीनों रहता है। अब किसी कारण की वजह से प्रोटोप्लाज्म से अगर पानी निकल गया उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसी तब जब प्रोटोप्लाज्म से पानी निकल जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो घट जाएगा। इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म से पानी बाहर निकालना। ठीक है। अच्छा, ये एक मेन हो गया। दूसरा रीज़न है, अगर मान लो प्रोटोप्लाज्म में ये जो शुगर और स्टार्च है ये ज़्यादा जमने लगा, मतलब शुगर और स्टार्च ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगा प्रोटोप्लाज्म में, इन दैट केस में भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। एक होगा प्रोटोप्लाज्म से अगर पानी बाहर निकल रहा है जिसको डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, इन दैट केस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल रिड्यूस। दूसरा रीज़न क्या है? किसी कारण की वजह से अगर शुगर और स्टार्च बहुत ज़्यादा प्लांट को मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो प्रोटोप्लाज्म में शुगर और स्टार्च का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। इन दैट केस में भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी घट जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया दूसरे इंटरनल फैक्टर। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कैसे डिपेंड करता है? देखो लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, the distribution of stomata and the size of the leaf influence the amount of light and the amount of carbon dioxide entering the leaf। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरत है? लाइट का ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और लाइट का ज़रूरत है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, मतलब अगर लीफ ज़्यादा थिक होगा, ठीक है, उसका स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और उसका साइज़ भी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो लीफ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले पाएगा।
तब जाके क्या फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो एक लीफ जो है ये छोटा पत्ता है, ठीक है, इसका जो ये जो सरफेस एरिया है जिसको लेमिना कहा जाता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लीफ का 5 पार्ट होता है, लेमिना होता है, मिडरिब होता है, ठीक है, वेन्स एंड वेनलेट्स होता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लीफ का पार्ट। ठीक है, तो ये जो सरफेस है इसको लेमिना कहा जाता है। तो अगर मान लो ये लीफ का लेमिना जो है एक छोटा है और एक बड़ा पत्ता है, तो इस बड़े पत्ते का क्या, ये जो सरफेस एरिया है बड़ा होगा। मतलब क्या, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो इसमें ज़्यादा बहुत सारा स्टोमाटा होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर स्टोमाटा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या ज़्यादा अंदर आ पाएगा। ठीक है, तब जाके क्या इस बड़े पत्ते में फोटोसिंथेसिस का रेट भी इस छोटे पत्ते से ज़्यादा होगा। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लीफ का थिकनेस के ऊपर, इसका सरफेस एरिया के ऊपर और नंबर ऑफ स्टोमाटा के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अगर अच्छा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छा होगा। तो ये हो गया तीनों इंटरनल फैक्टर फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो हम लोग सारा डिस्कस कर लिए कि कौन से फैक्टर के ऊपर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ये रेट डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद तुम लोग का देखो नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का, एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है कैसे समझोगे, उसका एक्सपेरिमेंट देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड फॉर प्रूविंग द वेरियस कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन का ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन का ज़रूरत है। देखो पहला दिया हुआ है डिस्टार्चिंग। पहला स्टेप है डिस्टार्चिंग। ठीक है, डिस्टार्चिंग मतलब क्या, स्टार्च को रिमूव कर दोगे। स्टार्च किसमें था, प्रोटोप्लाज्म में था, अभी भी पढ़ा है ना, प्रोटोप्लाज्म में स्टार्च रहता है, शुगर रहता है, पानी रहता है। तो पहला स्टेप जो होगा उस स्टार्च को रिमूव कर दो। क्या लिखा है, अ प्लांट यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस शुड इनिशियली बी प्लेस्ड इन द डार्क फॉर 24 to 48 आवर्स टू डिस्टार्च द लीव्स। मतलब लीव्स में क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म रहता है, उसमें स्टार्च रहेगा, उस स्टार्च को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा पहले। मतलब उस प्लांट को लेके, जिस प्लांट को लेके तुम फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करोगे, उस प्लांट से जो स्टार्च है, मतलब उस प्लांट का लीफ में जो स्टार्च है उसको तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करोगे, उस प्लांट को तुम किसी डार्क रूम में 2 या 3 दिन रख दो, उसके बाद तुम उस प्लांट को निकालो 2 या 3 दिन रखने के बाद डार्क रूम में। ठीक है, तो जो स्टार्च है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द स्टार्च विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स। द लीव्स विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब जब 2-3 दिन बाद तुम उस प्लांट को लोगे, उसके लीफ के अंदर कोई भी स्टार्च तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, वो सब स्टोरेज ऑर्गन में चला जाएगा। मतलब प्लांट का जो स्टोरेज पार्ट है, स्टोरेज पार्ट में चला जाएगा, लीफ में रहेगा नहीं। अब तुम उस लीफ को लेकर फोटोसिंथेसिस का टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च। मतलब कैसे पता चलेगा कि उस लीफ में स्टार्च है कि नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है आयोडीन टेस्ट। उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। इससे तुम समझोगे कि उस लीफ में, मतलब उस प्लांट का लीफ में स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है, करना क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, बुक ओपन करो, बुक में देखना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ मिनट टू किल द सेल्स। पहला काम क्या होगा, उस लीफ को एक उबलती हुई पानी में, बॉइलिंग वाटर में 1 मिनट तक उसको डुबा के रखो। इससे क्या होगा, जो सेल्स है लीफ के अंदर वो सब मर जाएगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, बॉयल द लीफ इन मिथाइलेटेड स्पिरिट ओवर अ वाटर बाथ टिल इट बिकम्स पेल व्हाइट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। देखो लिखा हुआ है, एक कंटेनर में मिथाइलेटेड स्पिरिट लेना है, मतलब उसमें स्पिरिट है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो स्पिरिट है। ठीक है, उसमें जो वाटर बाथ है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके, बॉइलिंग वाटर लेके, उसके अंदर जो तुम लीफ डाले थे, टोटल टेस्ट ट्यूब को तुम्हें उस मिथाइलेटेड स्पिरिट में डाल देना है, जब तक कि ना वो पेल व्हाइट हो जाए कलर, लीफ का कलर जब तक कि ना पेल व्हाइट हो जाए। पेल व्हाइट होने का मतलब क्या है, उसमें जितना भी क्लोरोफिल है सब कुछ रिमूव हो गया। क्योंकि लीफ का नॉर्मली कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन कलर का पत्ता जब पेल व्हाइट हो जाएगा, मतलब तुम क्या समझोगे, उसमें से जो जितना क्लोरोफिल था वो निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब इस लीफ क्या होगा, ये लीफ बहुत ही हार्ड हो जाएगा और बहुत ही ब्रिडल हो जाएगा। मतलब बहुत ईजिली उसको तुम 2 हिस्से में बांट सकते हो, टॉर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उस लीफ को निकाल के, देखो लिखा हुआ है प्लेस इट अगेन इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट। उसके बाद वो जो लीफ है मिथाइलेटेड स्पिरिट से निकाल के फिर से उसको हॉट वाटर में डाल दो और नरम होने के लिए। ठीक है, नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड द लीफ इन अ डिश एंड पोर्ड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद लीफ को
हॉट वाटर से निकाल के एक डिश में रखो और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड बाय अ ब्लू ब्लैक कलर। अब जब तुम आयोडीन डालोगे, अगर लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब पेल वाइट से ब्लू ब्लैक हो गया, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें फिर अभी भी स्टार्च है। और अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, कोई भी कलरेशन नहीं दिखाया, तो तुम समझोगे क्या, वो तुम्हारा स्टार्च नहीं है। मतलब जब तुम लीफ डिश में रखोगे, डिश के ऊपर रखोगे, उस हॉट वाटर से निकाल के डिश के ऊपर रखोगे, जब आयोडीन डालोगे तो अगर स्टार्च है लीफ के अंदर, तो वो जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर। और अगर स्टार्च नहीं है तो आयोडीन डालने के बाद वो ब्राउन कलर हो जाएगा, मतलब ब्राउन कलर दिखेगा, तो तुम्हारा स्टार्च नहीं है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर, अगर ब्राउन कलर दिखेगा, मतलब तुम्हारा स्टार्च नहीं है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, मतलब तुम्हारा स्टार्च है उसमें, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया टोटल तुम्हारा आयोडीन। तो फिर ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स आयोडीन टेस्ट, मतलब कैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट आयोडीन टेस्ट हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आएंगे इस चैप्टर का, जो है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, देखो कार्बन साइकिल मतलब क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि जितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना केमिकल रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हर एक में क्या कार्बन रहेगा। मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट में भी रहता है, एनिमल्स में भी रहता है, इनफैक्ट हम लोग का ह्यूमन बॉडी में भी रहता है ये कार्बन, ठीक है। तो जब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़े अभी अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, उसमें क्या ये केमिकल रिएक्शन जितना भी हो रहा है उसमें से कार्बन इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। कार्बन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्ड है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है, जैसे कि एयर में हो जाए, पानी में चले जाए, सब बाहर निकलता है, ठीक है, कार्बन। और यही कार्बन जब बाहर निकलता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं और फिर से वापस नेचर में उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये साइकिल की तरह चलता रहता है, जिसको कार्बन साइकिल कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कार्बन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच कार्बन एज अ केमिकल एलिमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर बॉडी प्रोसेसेस एंड इज फाइनली रिटर्न टू द एयर। मतलब केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में कार्बन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, मतलब CO2 फॉर्म में बाहर निकलता है, एयर में से बाहर निकलता है, ठीक है। उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं इस कार्बन को, और फाइनली इसको फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर देते हैं। इसी को, इस साइकिल को ही कहा जाता है कार्बन साइकिल, ठीक है। तो ये कार्बन साइकिल बहुत सारा स्टेप में होता है। तो मेन जो स्टेप है, पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस। पहला जो स्टेप है वो है फोटोसिंथेसिस। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है फूड चेन्स। दूसरा स्टेप है फूड चेन्स, ठीक है। तीसरा स्टेप है रेस्पिरेशन। तीसरा स्टेप है कार्बन साइकिल का रेस्पिरेशन, ठीक है। चौथा स्टेप है डीके। पांचवा स्टेप है कॉम्बशन, मतलब किसी चीज़ को बर्न करना, मतलब बर्निंग, ठीक है। और छठा स्टेप, लास्ट स्टेप, ये है तुम्हारा हीटिंग लाइमस्टोन। तो इन 6 प्रोसेस में कार्बन को एयर में से या नेचर में से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, और इसको वापस नेचर में रिटर्न करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करना और फिर से वापस इसको रिटर्न कर देना एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में, इसी को कहा जाता है कार्बन साइकिल, ठीक है। तो पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट है, जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, क्योंकि उसको खाना पकाने का ज़रूरत है। ग्रीन प्लांट तो खाना प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना पकाने के लिए एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, मतलब एटमॉस्फेयर में से प्लांट क्या करता है, खाना पकाने के लिए कार्बन को ले लेता है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उस कार्बन को कन्वर्ट करता है किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, शुगर हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, जो कि प्लांट का खाना है,
ठीक है। अब आते हैं दूसरा स्टेप, फूड चेन। देखो ग्रीन प्लांट जो खाना प्रोड्यूस करता है, मतलब जो प्रोड्यूसर है जो खाना प्रोड्यूस करता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, वही खाना हम लोग खाते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हार्बीवोरस एनिमल्स है वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्लांट होके हम लोगों का बॉडी में पहुंच जाता है, क्योंकि प्लांट जो प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है खाना। हार्बीवोर्स जो एनिमल है, हम लोग जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट तो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर लिया है जिसके अंदर कार्बन है, तो हम लोग जब उस प्लांट से खाना खाएंगे तो हम लोग का बॉडी में भी क्या, ये कार्बन अंदर चला जाएगा। मतलब प्लांट से अभी कार्बन क्या हम लोग का बॉडी के अंदर आ जाएगा। हम लोग का बॉडी के अंदर जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, जो कंज्यूमर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लांट से वो कार्बन कहाँ जाएगा, हम लोग का बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फूड चेन, कि प्लांट से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ये कार्बन चला जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कैसे कार्बन यूटिलाइज होता है? देखो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हर एक को रेस्पायर करने का ज़रूरत है। कैसे रेस्पायर करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेना होगा। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से हम लोग लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेंगे, मतलब क्या, उसके साथ साथ कार्बन भी घुस जाएगा अंदर हम लोग का बॉडी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कार्बन जब अंदर घुसेगा तब क्या होगा? देखो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, हम लोग को ऑक्सीजन गैस का ज़रूरत होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस का ज़रूरत है। तो हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर लेंगे, इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर छोड़ देंगे, उसी के साथ साथ कार्बन भी बाहर चला जाएगा। कार्बन हम लोग का बॉडी से क्या, रिमूव हो जाएगा। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन हम लोग क्या, बाहर निकाल देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं डीके। डीके क्या है? देखो लिखा हुआ है, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब जो भी प्लांट या एनिमल जो मर गया है, जो डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट्स है, उसको कंज्यूम कौन करता है? उसको कंज्यूम करता है डिकम्पोजर्स। मतलब बैक्टीरिया, फंगी, ये सब डिकम्पोजर्स है, उसको कंज्यूम करता है। तो डेड एनिमल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंदर क्या रहता है? कार्बन रहेगा, क्योंकि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर तो कार्बन रहता है। अभी अभी हम लोग देखें, तब उसको जो अगर डिकम्पोजर्स अगर कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा, तो उस डिकम्पोजर के अंदर भी क्या, कार्बन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर से फिर से एनिमल्स के अंदर चला जाएगा थ्रू डीके। नेक्स्ट स्टेप, कॉम्बशन। कॉम्बशन मतलब बर्निंग। अब देखो लिखा हुआ है, व्हेन अ फ्यूल such as wood or fossil fuel like coal, petroleum or natural gas is burnt, the carbon contained it is oxidized to carbon dioxide, which is given back into the atmosphere. All the fuels named above originally come from living organism. मतलब जो भी फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं, चाहे वो वुड हो जाए, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो जाए, कोल हो जाए, पेट्रोलियम हो जाए, जो भी चीज़ बर्न किया जाता है, जो भी कॉम्बशन होता है, उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि जो भी तुम जलाओगे, बर्न करोगे, अल्टीमेट प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा, मतलब क्या, उसमें कार्बन भी है, मतलब कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, रिटर्न चला गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्बशन। समझ में आ रहा है? अच्छा उसके बाद लास्ट स्टेप है हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट करने से क्या होता है? देखो लिखा हुआ है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ और बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन। मतलब जब लाइमस्टोन को हम लोग क्या जलाएंगे, तब कुछ हद तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालता है। मतलब उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगा, उसमें तो कार्बन है, तो कार्बन भी बाहर चला जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या, रिटर्न चला जाएगा। तो इसी के साथ साथ कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। तो कार्बन साइकिल मतलब क्या हुआ? कार्बन साइकिल मतलब क्या, कार्बन जो है वो साइक्लिक वे में एक बार लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, कैसे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन आएगा? थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन प्लांट खाना प्रोड्यूस करेगा। ग्रीन प्लांट कैसे खाना प्रोड्यूस करेगा? थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है खाना पकाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है। तो जब भी खाना पकेगा, ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर है, जब खाना पकाएगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, मतलब कार्बन ग्रीन प्लांट के अंदर आ गया। अब खाना जो प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर, स्टार्च, ये सब हो गया, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी कार्बन हो गया। अब इसी ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे खाने के लिए,
डिपेंड होंगे हम ग्रीन प्लांट के ऊपर। हम लोग जब ग्रीन प्लांट को खाएंगे या ग्रीन प्लांट्स का कोई भी प्रोडक्ट खाएंगे, चाहे तुम फ्रूट्स बोल लो, चाहे रूट्स बोलो, या तो कुछ भी बोलो, ठीक है, तो हम लोग का बॉडी में क्या, प्लांट से ये कार्बन आ जाएगा। इसी की तरह बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन अंदर आ रहा है, और थ्रू रेस्पिरेशन हम लोग क्या फिर से कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में डाल देंगे। तो यही साइक्लिक वाइज में चलता रहता है, जिसको कार्बन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों का लास्ट टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का, और यहीं पे ये चैप्टर जो है ये खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।